बायोलॉजी 50% कवरेज होता है। बायोलॉजी थोड़ा आसान भी होता है। हर बच्चे का बायोलॉजी अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड भी होता है। एनसीईआरटी को बार बार पढ़ो और डेली एक टेस्ट। सबसे ज्यादा आपको शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। एक पेज में एक चैप्टर का पूरा शॉर्ट नोट्स बनाओ। डेली एक फुल सिलेबस टेस्ट पेपर 720 मार्क्स का जरूर दो। तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है रवि वर्मा और मैं आपके सामने लेके आया हूं प्रज्ञा मैम को। हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रज्ञा साहू है और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नीट 2026 का एग्जाम 3 मई को होने वाला है और अब हार्डली आपको 20 डेज बचे हुए हैं। और इस 20 दिनों में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपको किस तरीके से इस 20 दिनों को व्यतीत करना है और कैसा अपना माइंडसेट रखना है और कैसी अपनी पढ़ाई रखनी है कि आपको सफलता मिले, कट ऑफ आपका क्लियर हो, आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक पोजीशन मिले। उसी मैटर में डिस्कशन के लिए मैं आज प्रज्ञा मैम को बुलाया हुआ हूं। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। नो डाउट 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी 50% कवरेज होता है। बायोलॉजी थोड़ा आसान भी होता है। हर बच्चे का बायोलॉजी अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड भी होता है। तो नो डाउट बायोलॉजी पे तो आपको विशेष फोकस करना ही करना है। दूसरा पोजीशन पे आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल 3 सेक्शन है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को देखा जाए तो ये लगभग थ्योरेटिकल है, यानी बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ये तीनों सब्जेक्ट लगभग थ्योरेटिकल है। इसके कारण से इसमें आपको आसानी से तैयार हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन तीनों चीज़ों के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को बार बार पढ़ो और डेली एक टेस्ट दो। डेली टेस्ट मतलब फुल लेंथ सिलेबस टेस्ट दो। अब रही बात फिजिकल की, तो फिजिकल आपको मैथमेटिकल होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा। पूरा मत छोड़ना, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको जरूर कवर करना और जिसका अच्छे से तैयारी है उसको तो करना ही करना है। रही बात फिजिक्स की, फिजिक्स भी आपको मैथमेटिकल होता है, इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस लगता है, कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है। तो आज प्रज्ञा मैम कुछ सवाल पूछेंगी और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अब जो कम समय बचा हुआ है तो बच्चों को सबसे ज़्यादा किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए? सबसे ज़्यादा आपको शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। मैं तो आपको हमेशा से एक ही बात बोलता हूँ, फिजिक्स में 28 चैप्टर है, केमिस्ट्री में 20 चैप्टर है और 32 चैप्टर बायोलॉजी में है। टोटल 80 चैप्टर है। 80 पेज में हर एक पेज में एक चैप्टर का पूरा शॉर्ट नोट्स बनाओ। अब चूंकि समय कम है तो उतना बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कम से कम फिजिक्स का फॉर्मूला का तो एक चैप्टर नोट्स बना सकते हो, बायोलॉजी का भी बना सकते हो। जितना हो सके शॉर्ट नोट्स पढ़ो, मतलब कम समय में आपको 80 के 80 चैप्टर आपको रिवाइज हो जाना चाहिए। अगर 80 चैप्टर तैयार नहीं है, जितना चैप्टर तैयार है उसको आपको ये देखना है कि कम समय में अपने को तैयार हो जाना चाहिए और डेली एक फुल सिलेबस टेस्ट पेपर 720 मार्क्स का जरूर दो। क्योंकि देखो कभी कभी ऐसा होता है कि नॉलेज होते हुए भी अपन एग्जाम में डिलीवरी नहीं कर पाते हैं। एग्जाम देना एक कला है। मैं हर बच्चे को बोलता हूं, हर किसी को बताता हूं कि एग्जाम देना एक कला है। आपको कितना नॉलेज है ये मैटर नहीं करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कम नॉलेज होने पर भी आप अच्छा एग्जाम दे पाते हैं और अच्छा मार्क्स आ जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा पढ़ के भी गए हैं तो आपका मार्क्स नहीं आता है। तो मैं आपको एक ही बात सजेस्ट करूंगा कि आप एग्जाम देने की कला सीखो, और ये तभी हो पाएगा जब आप बार बार एग्जाम दोगे। 20 दिन बचा हुआ है, कम से कम 10 फुल सिलेबस टेस्ट पेपर जरूर देना। और मैडम, मैं इसके लिए सारे बच्चों को बता रहा हूं, 10 फुल सिलेबस टेस्ट पेपर मैं सिर्फ 10 रुपए में लेके आया हूं और पिछले 2 महीने से इसके बारे में मैं यूट्यूब में हर बच्चे को बता रहा हूं और लगभग आप यकीन नहीं करेंगे 2000 प्लस बच्चों ने लिया भी है। तो आप देरी मत करिए। 10 रुपए की बात है, अगर आपको 10 रुपए नहीं देना है तो भी मत दो, लेकिन वो 10 फुल सिलेबस टेस्ट पेपर जरूर दो, क्योंकि उसको लगभग 7 महीने की हमारी 12 फैकल्टी की टीम ने मेहनत करके बनाया है। तो वो 7 महीने का मेहनत और वो 1800 क्वेश्चन आप उसको जरूर करो। क्या मैडम, आप उसमें क्या की हैं? पेपर बनाने में आपने कौन सा पार्ट का क्वेश्चन दिया है? केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। बहुत सोच समझ करके सारे लेवल के क्वेश्चन हमने बनाए हैं जो एग्जाम से रिलेवेंट है, जैसे आपको एनटीए क्वेश्चन करती है नीट में। बिल्कुल, अब मैं बता रहा हूं ना, वो 1800 क्वेश्चन अगर आप करोगे ना तो मान के चलो कि नीट 2026 से पूछे जाने वाले 90% कंसेप्ट कवर हो जाएगा। जो आपका चैप्टर छूट चुका है या जो आपका कंसेप्ट छूट चुका है उसको छोड़ो, जो है उसको रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, शॉर्ट नोट से रिवाइज करो और डेली एक टेस्ट दो। अगर डेली एक टेस्ट देना संभव नहीं है तो अल्टरनेट में एक टेस्ट जरूर दो, और उसको उससे भी बड़ी बात है इवेल्युएट करो। और 10 फुल सिलेबस टेस्ट पेपर होना ही चाहिए। चलो आप मेरा नहीं दोगे, चलो कोई दिक्कत नहीं, पर किसी का भी दो, लेकिन 10 टेस्ट तो दो। बिल्कुल, है ना? इससे आपका परफॉर्मेंस डबल नहीं ट्रिपल बढ़ जाएगा। ठीक है? और एक बात हमेशा याद रखना, जो सोचता है वही करता भी है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि करने वाले को हमेशा
अच्छी सोच के साथ मेहनत करना पड़ेगा। दो चीजें होती है, अगर मान लो कि अगर आप पहले से मान चुके हो कि मेरे से अब नहीं होगा, आप गिव अप कर चुके हो, तो वैसे भी आपका 20 दिन खराब हो जाएगा। 20 दिन के लिए आप नीट 2027 का तो प्रिपरेशन कर भी नहीं सकते। कर सकते क्या? नहीं सर, अब तो बेटर ये है कि हारने से पहले लड़ो। मतलब अगर लड़ो, लड़ के हारो तो कम से कम अंदर में एक तसल्ली तो रहेगा कि मैंने तो प्रयास किया, मैंने तो मेहनत किया। होना नहीं होना ऊपर वाले के हाथ में है जी। आखिरी तक हिम्मत नहीं छोड़नी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो यही बात बोलता हूं कि देखो, जो पॉजिटिव रहता है, जो आखिरी तक स्ट्रगल करता है, कि कोई ऐसा बच्चा नहीं होता है जो आज बोल देगा कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। किसी का ऐसा नहीं रहता है, किसी का ऐसा नहीं रहता है जो आज बोल देगा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। कोई कंफर्म बोल ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है ये चीजें। हाँ, लेकिन जो लास्ट तक डटा रहता है, जो लास्ट तक तैयारी करते रहता है, उसी का सिलेक्शन होता है। तो कभी भी गिव अप वाला तो सिचुएशन रखो ही मत। मेरे को 3 मई तक फाइट करना है, मतलब फाइट करना है। और उससे भी बड़ी बात मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, वो ये है कि जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा डर लगेगा। और डर सबको लगता है, डर मुझे भी लगता है। मैं भी जब क्लास लेने जाता हूं तो उसके पहले डर लगता है। आपको भी लगता है क्या? अब नहीं लगता। अब नहीं लगता है, पहले लगता था। लेकिन मैं 13 साल से फिजिक्स पढ़ा रहा हूं और आज भी किसी क्लास में जाता हूं और अगर मैं पहले से पढ़ के नहीं गया तो मेरे को डर लगता है। तो एग्जाम के पहले डर लगना एक स्वाभाविक सी बात है। इसमें कोई दूसरा मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत अलग चीज है, और सबके साथ होता है। तो वो डर से आपको ओवरकम होना होगा और वो आपको खुद करना होगा। उसमें कोई दूसरा आपकी मदद नहीं कर सकता। ना परिवार कर सकते हैं, ना टीचर कर सकते हैं, ना कोचिंग वाला कर सकता है। कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप डरोगे ना तो आप पढ़ नहीं पाओगे। जो आपके पास डेली 10 घंटे 8 घंटे पढ़ने का जो समय है वो आपका वेस्टेज चला जाएगा और कुछ नहीं हो पाएगा। और 20 दिन निकलने के बाद और परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। तो मैं तो यही बात बोलूंगा कि जो डर है उससे ओवरकम करो अपने आप को, ठीक है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि ये जो 20 दिन है ना, ये मेरे जीवन का सबसे क्रूशियल 20 दिन है। और मुझे ये इस 20 दिन को इस तरीके से जीना है कि रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, रिजल्ट चाहे जो भी हो, अफसोस नहीं होना चाहिए कि मैंने मेहनत नहीं किया या मैंने प्रयास नहीं किया। जी बिल्कुल। क्या मैडम? बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और जैसा कि आपने कहा कि एग्ज़ाम देना एक कला है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत कुछ पढ़ के भी परफॉर्म नहीं कर पाते और कुछ लोग बहुत कम मेहनत में परफॉर्म कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं उन बच्चों से कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही होगी। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं अभी जो आखिरी समय में बच्चों को नहीं करना चाहिए, जो उनको थोड़ा लक्ष्य से पीछे कर सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप अल्टरनेट डेज में भी टेस्ट देते हैं, मतलब 10 टेस्ट आप दे सकते हैं। टेस्ट देने से आपको क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहले तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, वो कंसेप्ट के बारे में आपको आइडिया लग जाएगा। हो सकता है कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें मार्क्स नहीं आ रहा है, लेकिन वो मैटर नहीं कर रहा है। आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कम से कम कंसेप्ट से तो गो थ्रू हो रहा है, यानी चीज़ों को तो जान रहे हैं। और उसको आप जब इवेल्युएट करेंगे तो फिर उस कंसेप्ट को सीख भी लेंगे, यानी कंसेप्ट बिल्ड भी होता है आपको एग्ज़ाम देने से। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है वो टाइम मैनेजमेंट। पिछली बार नीट 2025 में बच्चे बैठे थे एक माइंडसेट के साथ कि मुझे 650 मार्क्स लाना है। इसी माइंडसेट के साथ बैठे थे, और जो इस माइंडसेट के साथ बैठा था ना, वो सारे बच्चे भी ड्रॉप ले रहे हैं या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में है। तो मैं आपको यही बात बता रहा हूँ कि एग्जाम में माइंडसेट आप कभी किसी मार्क्स को लेके मत रखना कि मेरे को 650 लाना है, 500 लाना है। ये माइंडसेट मत करो। माइंडसेट ये रखो कि मुझे अपना बेस्ट देना है, क्योंकि हो सकता है कि नीट 2026 का पेपर एकदम टफ आ जाए, 2025 से टफ आ जाए। हो सकता है नीट 2026 का पेपर 2024 जैसा आ जाए। तो जब 2024 जैसा ईजी आ जाएगा तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन करना है, और जब 2025 से भी टफ आ जाएगा तो आपको कम क्वेश्चन करना है, लेकिन इफेक्टिव क्वेश्चन करना है। तो होता क्या है कि जब हम एग्जाम देते हैं, पहला क्वेश्चन नहीं बना, थोड़ा सा घबराहट होती है, दूसरा नहीं बना और घबराहट होती है, तीसरा नहीं बना, गिव अप कर देते हैं। तो उस चीज को आपको नहीं करना है। पहला नहीं बना, दूसरा नहीं बना, तीसरा नहीं बना, तो आपको ये सोच लेना है कि पेपर टफ है, और आपको चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 180 तक उसी एनर्जी के साथ जाना है। मतलब आपको अपना ओपिनियन नहीं बनाना है, आपको जो भी पेपर दे रहा है उसके हिसाब से चलना है। और बेसिकली ऐसा होता है कि पेपर अगर आसान आ रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा आसान है, तो खुश भी नहीं होना है, बल्कि आपको उसी स्पीड के साथ मेंटेन करते हुए 180 तक जाना है। तो पेपर इजी आ सकता है, पेपर टफ आ सकता है, एनटीए वाले किसी को बता के नहीं देते हैं। तो आपको भी एक बात समझ लेना होगा कि अगर पेपर इजी आया तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करना है, पूरी बल्कि 180 तक जाना। और टफ आया तो भी अफसोस नहीं करना है, क्योंकि टफ है तो कट ऑफ मार्क्स गिर जाएगा। आपको सिलेक्शन से मतलब है, आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक सीट से मतलब है, मार्क्स से मतलब आपका नहीं होना चाहिए।
क्या मैडम? जी बिल्कुल। है ना? तो टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे से सीखना होगा और वो आपको एग्जाम दे के ही होगा। पेपर टफ है, इजी है, इस चीज को दिमाग से निकाल दो। आप बस वहां पे बैठना कि मुझे अपने जो 3 घंटे का समय है उसको बेस्ट देना है। स्ट्रेटजी बहुत सिंपल सी है, जो सबसे आसान सेक्शन लगता है बच्चों को बायोलॉजी, वहीं से शुरू करो। क्योंकि होता क्या है कि जब आप क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा बन गया, मान लो 3 क्वेश्चन बन गया, तो एक कॉन्फिडेंस अलग से डेवलप हो जाता है। ये नेचुरल कॉन्फिडेंस है, ये आपको किसी को बोलने से या खुद से डेवलप नहीं होता, ये नेचुरली डेवलप हो जाता है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन जो नहीं भी आता है ना, वो भी बन जाता है। पांचवा क्वेश्चन जो नहीं भी आता है ना, वो भी बन जाता है। तो हमेशा ईजी सेक्शन से शुरुआत करना, किसी भी टॉपिक से इमोशनल मत होना। जो मैं जनरली, जैसे मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, मैंने कभी जेई का भी एग्जाम दिया था, उस समय IIT JEE और AIEEE होता था। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ऐसा चैप्टर था जिसमें मैडम आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने 2 महीने पढ़ा था मैं, और वहाँ से जब जेई में क्वेश्चन आया था ना, मेरे से नहीं बना था, आँख से आंसू निकल गया, और एक क्वेश्चन में मैंने 10 मिनट खराब कर दिया। और यही कारण है कि मैं आज IIT में नहीं। और मैं इस चीज़ को हर बच्चे को बताता हूँ कि किसी भी चैप्टर के साथ इमोशनल मत बनो, क्योंकि कोई भी चैप्टर जो होता है ना, वो आपके तैयारी का एक पार्ट है। हो सकता है किसी चैप्टर में या किसी सेक्शन में या किसी सब्जेक्ट में आपने बहुत ज़्यादा समय दिया है, पर उसका क्वेश्चन आपको नीट एग्जाम में ना बने, और जिस पे कम समय दिया उसका बन जाए। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि मुझे किसी भी क्वेश्चन में 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकना है। 1 मिनट में बना तो बना, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाना। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है सब्जेक्ट वाइज में। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, OMR शीट फिलिंग। OMR आप जब भरते हैं बहुत ध्यान से भरिए। बहुत बार ऐसा होता है ना कि बच्चे पेपर में कुछ और टिक किए होते हैं, OMR फिलिंग के टाइम पे हड़बड़ाहट में किसी और चीज़ में बबल कर देते हैं। बबल फिलिंग आप प्रॉपर नहीं करते, वहाँ पर भी आपके मार्क्स डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो बेटा OMR फिलिंग के टाइम पे आप बहुत ज़्यादा अटेंशन दे करके कि कौन से क्वेश्चन मतलब कैसे फिल करें, है ना। मैं आपको जनरली एक बात बताता हूँ, कोई एक सेक्शन आपने कर लिया, जैसे आपने बायोलॉजी सॉल्व कर लिया, 90 क्वेश्चन है, उसके बाद आप OMR शीट फिल तुरंत कर लो, सब्जेक्ट वाइज। लास्ट तक के लिए मत रखो। फिर उसके बाद केमिस्ट्री कर लिए, फिर फिल कर लो। एक बात ध्यान रखना कि 15 मिनट पहले तक मेरा सारा OMR शीट फिल हो जाना चाहिए जो मैंने बनाया। उसके बाद एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, OMR शीट फिल करो, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, OMR शीट फिल करो, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, OMR शीट फिल करो। हो सकता है कि इसमें आपको लगे कि थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन यही सही तरीका है। आप लास्ट में OMR शीट फिलिंग पे नहीं जा सकते। अगर उसमें जाएंगे तो रिक्स है। रिक्स क्या है? हो सकता है कि आप बबल्स फिलिंग में नंबरिंग आगे पीछे कर दिए, तो एक नंबरिंग आगे पीछे हुआ तो नीचे का सब कहानी खत्म। कई बार ऐसा होता है कि पेपर में टिक किए हैं, लास्ट टाइम पे टाइम नहीं मिला तो बबल फिल नहीं कर पाए, उसमें छूट भी सकता है। अब उससे हड़बड़ाहट में गड़बड़ी होती ही है। आप कोई भी काम अगर जल्दीबाजी में करने की कोशिश करेंगे तो आप देखना कि हमेशा गलती होती ही है। तो मेरा तो यही मानना है, बच्चे बायोलॉजी से ही शुरू करते हैं। हालांकि मैं ऐसा बायोलॉजी नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा जो भी ईजी सेक्शन है। हो सकता है कि 4-5% को केमिस्ट्री ईजी लगता हो, आप केमिस्ट्री से शुरू करिए। हो सकता है 1-8% को फिजिक्स ईजी लगता हो, आप फिजिक्स से शुरू करिए। जो भी आपको ईजी लगता है, जो आपका बहुत अच्छा तैयार है, उसी से शुरू करिए। क्योंकि शुरुआत के क्वेश्चन जब बनते हैं ना, तो एक नेचुरल कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और वो आपको एग्जामिनेशन के 3 घंटे में बहुत वाइटल रोल प्ले करता है, आपके कट ऑफ क्लियर करने में बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। हमेशा से एक बात ध्यान रखना, करने से काम होता है, पढ़ने से पढ़ाई होता है, एग्ज़ाम देने से एग्ज़ाम निकलता है। तो आप इतने साल से फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, आपने देखा है बच्चों को फिजिक्स को लेकर के डर रहते हुए। साल भर तो खैर वो रहता ही है, लेकिन आखिरी समय में फिजिक्स को लेकर के बच्चों का थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा होता है। देखिए, उसके पीछे कारण बस वही है, एग्ज़ाम फियर, है ना। कैमरे के पीछे इस यहाँ पे बैठ के तो मैं आपका एग्जाम फियर नहीं हटा सकता, लेकिन एक एडवाइस आपको जरूर दे सकता हूँ, जीता वही जो डरा नहीं। ये बातें आपको लग रहा होगा सर कहने में आसान है, पर जब आप करने जाओगे तो मुश्किल है। बेटा, जो करता है ना वही आगे भी बढ़ता है। कोई भी चीज़ आप जीवन में देख लो, अभी तो आप पढ़ाई करो, नीट की तैयारी करो, कल के डेट में आप प्रोफेशन में आओगे, डॉक्टरी करोगे। डॉक्टरी में भी आपको ऐसा नहीं है कि डॉक्टर बन गए तो काम खत्म, नहीं, उसमें भी आपको सही तरीके से कार्य करना होगा, तभी जाके आपको एक बड़ा सक्सेस मिलेगा। करना तो आप ही को है, करना तो आपको पड़ेगा ही, तरीका आपको सही रखना पड़ेगा। मैं बस इसी बात पे आपको गाइड कर सकता हूँ कि डरने से कुछ नहीं होता, डरने से आपका काम और ख़राब होता है। जो इंसान डरता नहीं है और बिना डरे काम करता है, आपने क्रिकेट मैच देखा भी होगा, अभी IPL चल भी रहा है, कि जो प्लेयर कितना भी अच्छा प्लेयर हो, कितना भी अच्छा उसका रिकॉर्ड हो, अगर उसने गेम को अपने दिमाग पे प्रेशर ले लिया तो परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो प्रेशर लेने से आपका परफॉर्मेंस खराब होगा। इसका मतलब ये नहीं कि प्रेशर मतलब प्रेशर बिल्कुल भी मतलब किताब उताब फेंको और एकदम सो जाओ या मूवी देखने चले जाओ या फिर एकदम घूमने चले जाओ। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि काम तो करना ही है, पढ़ना तो है ही, जो है कंसेप्ट उसको तो अपने को पढ़ना ही है। बस उसमें आपका मार्क्स AITS में नहीं आ रहा है, मॉक टेस्ट में नहीं आ रहा है,
कम आ रहा है या कुछ चैप्टर छूटा हुआ है, या जैसा मैडम ने बताया कि फिजिक्स को लेके लास्ट में लगता है कि सब चीज़ भूले भूले हैं, वो एक नेचुरल कंसेप्ट है, उस चीज़ को छोड़ दो। जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ मैडम, जैसे मैं IIT JEE का एग्ज़ाम दिया था, तो उस समय क्या हुआ था कि मैंने एक शॉर्ट नोट्स बना लिया था, सारे चैप्टर का बनाया था। तो उससे क्या फ़ायदा हुआ था मुझे कि जैसे मैथ्स के फॉर्मूलाज है, मैथ्स में बहुत सारे फॉर्मूला है, फिजिक्स में बहुत सारे फॉर्मूला है, केमिस्ट्री फिजिकल में बहुत सारे फॉर्मूला है, तो वो सब मैं जब डेली देखता था ना तो मुझे फॉर्मूलाज याद हो जाते थे। और कितने ऐसे क्वेश्चन हैं मुझे अच्छे से याद है IIT में मेरे से जो पूछे गए थे, उसमें आपको जस्ट फॉर्मूला बेसिस पे ही फॉर्मूला अप्लाई आंसर आ जाता था इस तरीके से। बाकी तो पूरे साल देखो ऐसा नहीं है, आपको ये लगता होगा कि मैं पूरे साल मेहनत नहीं किया हूँ, कॉमन सा फीलिंग है, सबको लगता है, लेकिन आप पढ़े हैं, आप मेहनत किए हैं, ठीक है। बस ये आपका डर है जो आपके दिमाग पे इस तरीके से हावी हुआ। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। लास्ट समय में ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं पढ़ा हूँ, लास्ट समय में ऐसा लगता है सब कुछ भूल गया, लास्ट समय में मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आता है तो ऐसा लगता है नीट 2026 में सिलेक्शन नहीं होगा। ये तीनों चीज़ को आपको छोड़ देना है, दिमाग से हटा देना। आप पढ़े पूरा है, बार बार रिवाइज करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं भी आ रहा है तो उस चीज़ को देखिए कि कहाँ पे आपका कमी रह रहा है, उस चीज़ को सुधारिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपना कंसंट्रेशन जो है पढ़ाई पे लगाइए। बिल्कुल, आप डिप्रेस होकर के पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, आपको अभी भी लगातार कंसिस्टेंट बने रहना नहीं भी छोड़ेंगे तो परफॉर्मेंस तो 10-20% गिर ही जाएगा, तो उसको नहीं गिराना है, नहीं गिराना है, कंसिस्टेंट बने रहना है और अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, सारी चीज़ें हो जाएंगी। सर, अभी कुछ बच्चों का ऐसा भी डाउट रहता है कि हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, कुछ चीज़ें, कुछ चैप्टर्स हैं छूट गए हैं, तो ऐसे बच्चे जो सिलेबस इनकम्प्लीशन के लिए परेशान हो रहे होंगे, देखिए मैं तो यही बोलूँगा कि सिलेबस को अब कंप्लीट करने का तो अब आप कोई भी चांस मत लीजिए। जो आप पढ़े हैं ना उसको तैयार करो। देखो जो भी आप पढ़े, हो सकता है आप 90% पढ़े, तो आप ये देखो ना कि 90% में जो भी मैं पढ़ा हूँ उसको एग्जाम में पूरा पूरा लिख लूँ, उससे जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो पूरा पूरा कर लूँ। और किसी का भी सिलेबस तो 100% होता भी नहीं, वो तो बिरले होते हैं, वो 1,500 उनको छोड़ दो भाई। MBBS गवर्नमेंट में 60,000 सीट है, 60,000 तक बच्चा आराम से उसमें जा सकता है। 1,000 2,000 जो एकदम बिरले होते हैं, जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, या जो एकदम 9th से तैयारी शुरू की है, उनकी बात हटा दो, ठीक है। और एक कॉमन की बात करोगे ना तो उसमें आपको 10% 20% सिलेबस अगर आपका नहीं भी हुआ है, स्पेशली फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर बच्चे छोड़ देते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका कटअप निकल जाएगा। आप जितना पढ़े हैं उसको अच्छे से रिवाइज करिए, नया टॉपिक या नया चैप्टर्स अभी बिल्कुल टच मत करिए। अब जो पढ़े हो ना उससे क्वेश्चन छूटना नहीं, उसका लेवल आप ऐसा करो। अच्छा एक बात हमेशा याद रखना, टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। मतलब मेनली अगर आपको फिजिक्स में कंसेप्ट याद है, ऑर्गेनिक में तो वही रिएक्शंस वगैरह, नेम रिएक्शंस वगैरह है, फिजिकल में भी आपको फार्मूलाज वगैरह इंपॉर्टेंट है, अब बायोलॉजी में तो पूरा ही है, तो वो हो जाता है। बायोलॉजी में कोशिश करिए आप फ्लो डायग्राम से, डायग्राम्स को NCERT बेस्ड डायग्राम्स पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। आपको ज़्यादा से मार्क्स बायोलॉजी से खींचने हैं तो आप ज़्यादा फोकस अभी उस पर। अच्छा एक बात और मैं बताऊंगा अपने प्यारे बच्चों को जो मुझे सुन पा रहे हैं, मैंने इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मॉडर्न फिजिक्स का कंप्लीट 1 शॉट बनाया हुआ है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का बनाया हुआ है, यूनिट एंड मेजरमेंट्स का बनाया हुआ है। मतलब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे मान लो करंट इलेक्ट्रिसिटी से देखोगे तो यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट में 5 क्वेश्चन। मॉडर्न फिजिक्स से देखोगे तो लगभग 8 से 9 क्वेश्चन, कभी कभी ऐसा होता है कि 10-10 क्वेश्चन आपको मॉडर्न फिजिक्स से पूछा जाता है। लॉजिक गेट से आपको 1 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, यूनिट एंड मेजरमेंट से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सब का मैंने मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो वहाँ पे लिखा होगा फिजिक्स बाय रवि वर्मा सर, या मैडम का भी ऑर्गेनिक का पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिक का प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो अगर आपको कोई भी वहाँ पे सपोर्ट चाहिए, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम आपको, आपके लिए हम लोग काम करते हैं, क्योंकि एक टीचर का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। होना चाहिए क्या मैडम? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आप तो टीचर हैं तो ओवरऑल हम गाइड भी करते हैं, हम एक मेंटरशिप है हमारे में। मतलब देखिए मेरे को भी किसी ने मदद किया था, मैं तो पिछले 13 सालों से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, कोचिंग चला रहा हूँ। मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि मेरे पास जो भी बच्चा है या जो भी मेरे से मदद मांगे, चाहे वो सक्षम हो चाहे ना हो, मुझे उसकी मदद करनी है, मुझे उसको पढ़ाना ही पढ़ाना। प्लेलिस्ट पे जाओ, सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, काम का लगे देख लेना, है ना। मैंने उसमें क्वेश्चंस भी अच्छे डिस्कस किए। सर इस समय एक और बहुत अहम बात है कि माता पिता का भी क्या रोल होना चाहिए इस समय? माता पिता का यही रोल होना चाहिए कि जो बच्चा कभी कभी परेशान हो रहा है तो उनको थोड़ा मोटिवेट करे, है ना। क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं ना, बच्चे जनरली बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, डर जाते हैं, एज का ही फैक्टर है। तो उस केस में माता पिता को थोड़ा सा उनको बताना चाहिए कि ठीक है, थोड़ा सांत्वना देना चाहिए, अपने तरीके से आप समझाइए बच्चे को, है ना। ऐसा नहीं कि पढ़ने से मना करिए, पढ़ने से मना मत करिए, उसको बोलिए कि ये सब चीज़ें मत लो,
ठीक है, एक्स्ट्रा जो वो ले रहा है, जो एक्स्ट्रा प्रेशर ले रहा है वो मत लो। निकला तो निकला, नहीं निकला तो नहीं निकला, ये अलग चीज़ है। ये ऐसा नहीं कि एकदम प्रेशर डाले हुए, नहीं। लेकिन जो भी समय बचा है उसका मेहनत करो। कुछ चीज़ें कभी कभी माता पिता की कुछ बातें हो सकती है जो आपके बच्चे को थोड़ा प्रेशराइज कर सकता है, तो आप भी थोड़ा संभल करके बात करिए और हेल्दी रूटीन रखने में उनका हेल्प करिए हाँ, कि हेल्दी डाइट रहे। एक चीज़ तो बताना ही भूल गया कि जैसे एग्ज़ाम के पहले 1 वीक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस 1 वीक में मैं आपको बताऊंगा, देखो नीट का एग्ज़ाम 2 से 5 होता है, ठीक है। तो जनरली मेरा आदत जो है, मैं दोपहर में सोता ही हूँ। तो अगर आपका दोपहर में सोने का आदत है तो इस लास्ट के 1 वीक में ये आदत छोड़ दीजिएगा, क्योंकि होता क्या है कि जब आपको दोपहर में सोने का आदत रहता है ना, देखो एक बात बताता हूँ, पूरे 1 साल आप मेहनत करते हो, पूरे 1 साल आप स्ट्रगल करते हो, घर से दूर रहते हो, मेस का खाना खाते हो, है ना, डेली आके 6-6 घंटे क्लासेस करते हो, पता नहीं कितने सारे न्यूमेरिकल सोल्व किए होंगे। ये किस लिए? वो 3 घंटे के लिए, सिर्फ वो 3 घंटे। तो आप ये मान के चलो कि आपने 1 साल जो भी वर्क किया, किसी ने हो सकता है 4 साल किया, 3 साल किया, 2 साल किया, वो सिर्फ उस 3 घंटे के लिए जो नीट का 2 से 5 3 मई को होने वाला है। तो उसके पहले भी आपको थोड़ा तैयारी लगेगा। तो लास्ट का वीक में बिल्कुल भी मत दोपहर में सोना, ठीक है, क्योंकि वो फिर एक आदत जो लग जाता है ना सोने का, तो फिर उससे क्या हो जाता है कि माइंड को आदत हो जाती है कि उस टाइम पे इनएक्टिव रहना। इनएक्टिव रहता है, और वहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चन पूछेगा ना, वो आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के ही सॉल्व होगा। तो वहाँ पे आपको एक्टिव रहना होगा। पहला तो चीज़ ये है। दूसरा ये है कि बहुत सारे बच्चों का मैंने देखा है, मेरे पास भी जो बच्चे हैं उनका एक ही प्रॉब्लम है, वो खाना कम खाते हैं, खाना छोड़ देते हैं, रात को स्किप करते हैं, दोपहर को स्किप करते हैं, हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं। और इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो एग्ज़ाम के पहले अगर आपका तबीयत बिगड़ गया, सर्दी हो गया, खांसी हो गया, बुखार हो गया, फीवर हो गया, कमजोरी हो गया, तो फिर वो पूरे साल का मेहनत बर्बाद कर देता है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि भले थोड़ा कम पढ़िए, है ना, जहाँ आप 10 घंटे पढ़ने का सोच रहे हो वहाँ पे 8 ही पढ़ो, 6 ही पढ़ो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर एक हेल्दी टाइम टेबल मेंटेन करो, एक हेल्दी फूड लो और हेल्दी माइंडसेट रखो, ठीक है। हमेशा एक बात याद रखना, आपने, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, बड़े बड़े आदमी का आपने सुना भी होगा, जो सोच सकता है वो कर सकता है। जैसा सर ने बताया कि आप उस 2 से 5 का समय जो है सोना नहीं, तो आप कोशिश करिए आप उस टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, नए क्वेश्चंस या PYQs को आप प्रैक्टिस करें, ताकि आपके माइंड को ये आदत हो जाए कि 2 से 5 को क्वेश्चन बनाने हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस के बदले एग्जाम दे, हाँ, एग्जाम दे, 2 से 5 एग्जाम दे, 2 से 5 एग्जाम। फुल सिलेबस एग्जाम दे। हाँ, तो आपके माइंड को आदत रहेगी कि उस दिन भी आपको वो नया नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि ये तो घर पे बैठ के एग्जाम दे रहा हूँ, दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, फिर एग्जाम आपका अच्छा चला जाएगा। और बाकी कोई नहीं बच्चों, एकदम बढ़िया से जाना एग्जाम देना, 3 मई का एग्जाम देना और देखना कि 3 मई के एग्जाम आपका कितना अच्छा जाएगा। और एक बात और, रिजल्ट अच्छा आने के बाद रवि वर्मा सर और मैडम को भी मिठाई खिलाना मत भूलना। चलो ठीक है ना, जी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।